आप पहले अपना सवाल सोचो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक और लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं हम सभी। और लाइव सेशन में इस वक्त हमारे साथ आज के जो हमारे अतिथि हैं उनका नाम है जितेंद्र कुमार पांडे। परिचय की जहाँ तक बात है, परिचय मैं चाहूँगा कि चूँकि खुद इस वक्त फ्रेम में नज़र आ रहे हैं जितेंद्र कुमार पांडे जी, तो वो स्वयं के बारे में हमारे दर्शकों को स्वयं से बताएं। जितेंद्र। मैं जितेंद्र कुमार पांडे सबसे पहले मुजफ्फरपुर की तमाम आम आवाम को क्रांतिकारी भीम, लाल सलाम, जय परशुराम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरा नाम जितेंद्र कुमार पांडे है और मैं आप लोगों को संबोधित करना चाहता हूं। मेरे दिल में एक इच्छा थी कि हमारे वोट का क्या वैल्यू है, इस वैल्यू पर आम आवाम के साथ चर्चा करने की। इसीलिए मैंने ये आपका लाइव सेशन स्वीकार किया। बिहार दस्तक की टीम को मैं आभारी रहूँगा कि आम आवाम की जनता की आवाज़ बनने के लिए बिहार दस्तक मुस्तैदी से मौजूद है। चलिए, तो आपने लाल सलाम भी कहा, आपने भारत माता की जय भी कहा, आपने अपने उद्घोषण में जय परशुराम भी कहा। हाँ, वास्तविकता अगर देखी जाए तो ये सारे शब्द आज के समय अलग अलग राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, एक साथ सबको समूह में ही लिया है। संयोग से मैं चाहता भी था कि मतलब एक बेहतर पत्रकार होने के नाते आप ये सवाल मुझसे पूछिए और संयोग से ये सवाल आप मुझसे पूछ दिए। हम जन की बात करने आए हैं जी, व्यक्ति की बात, राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करने आए, डेमोक्रेसी की बात करने आए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पहले कहा जाता था कि डेमोक्रेसी इज द टू द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। लेकिन अभी जो भारत में या विश्व में भी तमाम जगह पर प्रजातंत्र की जो ढुलमुल नीति है उसमें से दिखाई देता है कि डेमोक्रेसी इज द किंगडम ऑफ फूल, मतलब मूर्खों का शासन है। आगे पूरी विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा कि डेमोक्रेसी कैसे मूर्खों का शासन है। आज का हमारा विषय जो है वो तो सभी चूंकि जान रहे हैं, कैप्शन में भी है। हम सभी आज यहाँ पर इस लाइव सेशन के माध्यम से जनतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें। जो कैप्शन है वो कैप्शन है वन वोट वन वैल्यू। इस पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल चाहूँगा। जनता कन्फ्यूज़न की वजह यह है कि आज भारत में अगर यहाँ की आबादी 150 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो अगर राजनीतिक पार्टियों की भी बात करें तो लगभग 20 राजनीतिक पार्टियां हैं। जनता कंफ्यूजन में होती है कि किसके साथ हो जाए, किस विचारधारा के साथ जाए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक प्रोपेगेंडा है। इस कंफ्यूजन को जनता कैसे दूर करे, सबसे पहले इस पर प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले तो जनता को सीधे सीधे निर्णय करना चाहिए कि उसको राजनीतिक पार्टी को यदि वोट करना है तो सीधा सा पहला सवाल ये है कि क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी को जिसको वोट करने जा रहे हैं उसका बाइलॉज आपने कभी पढ़ने का कोशिश किया है, यानी कि उसका संविधान। आप किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि धर्म, जाति, वर्ग, भेद वगैरह वगैरह में आप विश्वास करते हैं, इसलिए आप राजनीतिक पार्टी के समर्थक हो जाते हैं। आपको उनका बाइलॉज पढ़ना चाहिए कि उनका संविधान ओरिजिनल में है क्या और वो किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। इससे परे व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि सबसे पहले कि जो भी आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों का मूल्यांकन करें कि वो लोग हैं। सामान्यतः भी किसी कंप्यूट कर देंगे वो चोरी करेगा। को अगर विधायक उसकी प्रकृति है व्यवसाय करना, तो वो आपके साथ किसी भी डकैत को यदि आप अपना विधायक बना लेते हैं तो उसका तो पूर्व से प्रकृति रहा है डकैती करना, तो वो डकैती करेगा। आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप अपने सामने में क्षेत्रीय जो भी नेता हैं उन सभी के गुण दोष का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन जीतने हारने वाले के प्रकार के हिसाब से न होगी। कोई जीत रहा है और जीत रहा है इस परिप्रेक्ष्य में आप उसको वोट कर रहे हैं। इस पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको वहाँ व्हाइट बोर्ड पर समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर उसके बाद चर्चा को मैं आगे ले जाऊँगा। आइए। बिल्कुल।
सपोज कीजिए कि मुजफ्फरपुर में 3 या 4 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ठीक ना। एक उम्मीदवार ए होते हैं, दूसरा उम्मीदवार बी होते हैं, दूसरा उम्मीदवार सी होते हैं, चौथा उम्मीदवार डी होते हैं। फर्स्ट उम्मीदवार को 10 वोट आया, दूसरे उम्मीदवार को 9 वोट आया, तीसरे उम्मीदवार को 8 वोट आया और चौथे उम्मीदवार को 3 वोट आया। अब यहाँ आप प्रैक्टिकली से जो आज हमारा डेमोक्रेसी है उसमें यही ना आप कल्पना करते हैं कि फर्स्ट उम्मीदवार जो 10 नंबर वोट लेके आए हैं वो चुनाव जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि 10 नंबर वोट वाले चुनाव जीत गए हैं, और मैं समझता हूं कि 10 नंबर जिनको वोट आया है उनको 10 अंक मिला है, मतलब 10 लोग उनको मुजफ्फरपुर में पसंद कर रहे हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं पसंद करते हैं, 8 लोग ऐसे हैं उनको नहीं पसंद करते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं पसंद करते हैं। तो 9, 8, 17, 20, यानी कि ये चुनाव हार चुके हुए हैं 20 लोग उनको न पसंद करते हैं। ये तो बड़ा मतलब ये बड़ा दिलचस्प तरीका आपने बताया। ये सोचने वाली बात है कि अगर नंबर ऑफ वोट्स जो आते हैं, अगर जो लोग उनके विपक्ष, क्योंकि इसमें कुछ संख्या ऐसे भी लोगों की होती है जो वोट नहीं गिराते हैं, हाँ, उनको भी काउंट कैसे होगा? ऐसे अगर उनके तो दिलचस्पी वो या तो नोटा को गिरा देते हैं या वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप बताइए कि क्या ये 10 वोट चुनाव जीत रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हुई। 9, 8, 17, 20 वोट इनको नकारने के लिए पड़ा हुआ ये चुनाव जीत जा रहा है। पर भारतीय राजनीति या भारतीय अगर जो संविधान है उसके तहत तो जो 10 वोट लाने वाले लोग हैं उन्हीं को सत्ता में बैठाया जाता है। यही तो डेमोक्रेसी का किंगडम ऑफ फूल हो गया। ये तो मूर्खों का शासन हो गया, यानी कि मूर्ख हम पर राज कर रहा है, जिसको गणित लिखना नहीं आता है वो हम राज कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं पति पत्नी 2 वोट है, हम यहाँ से निकले और वोट देने के लिए निकले। रास्ते में पोलिंग एजेंट मिलता है, रास्ते में मतलब कि किसी भी पार्टी का समर्थक मिलता है, रास्ते में कोई समझाने वाला मिलता है। वो हमको कहता है क्या, इमेजिन कीजिए, वो हमको कह रहा है क्या कि 10 वोट तो इनको आना आना तय है, 10 वोट तो इनको आना आना तय है, चुनाव तो ये जीत जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आप अपना वोट बर्बाद क्यों कीजिएगा? आप जीतने वाले को वोट दे दीजिए। अब 10 वोट जिनको आया हुआ है उनको हम +2 दे दिए, तो 10 2 12। हमारे वोट का वैल्यू यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चुनाव हमारे ये 2 वोट देने नहीं देने के बावजूद ये चुनाव ये जीत रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा वोट जो है ना एक डस्टबिन में जा रहा है। मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को जैसे ही हम वोट करते हैं तो वन वैल्यू जो है वो डस्टबिन में चला गया। मेरा वोट अगर हम इनको देते हैं तो इनको वोट देने के कारण ये 11 हो जाता है और ये चुनाव हार रहे होते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। इनको देते हैं तो इनको वैल्यू होता है, इनको वैल्यू होने के कारण ये चुनाव टॉस पर आधारित हो जाता है। अगर वोट हम इनको देते हैं तो हमारा 1 वोट बराबर 1 वैल्यू, यानी 3 + 2, मतलब हम पति अगर हैं एक दूसरे से सहमत अगर हैं तो हो सकता है कि पत्नी ना सहमत हो गए, हम अलग पार्टी में हो गए, अलग पार्टी अलग व्यक्ति के समर्थक हो गए, पत्नी अलग पार्टी अलग व्यक्ति के समर्थक। और मैं चाहता हूं कि पति पत्नी बाप बेटे सब लोग इसी तरह की डेमोक्रेसी में विश्वास करें, तभी जाके हमारा डेमोक्रेसी जो है वो ओरिजिनल डेमोक्रेसी होगा। नहीं, आपने यहाँ जैसे कहा 3 और 2 अगर सपोज दैट वहां चला जाता है तो 3 और 2 5 होता है। 5 होता है, जो हमारा वैल्यू काउंट नहीं, ये आपका वैल्यू जरूर काउंट हुआ, बट ये एक माइंडसेट है लोगों में कि हारने वाले को वोट देना। मैं चाहूंगा कि इस माइंडसेट को आप क्लियर करें। यही तो माइंडसेट है जी। हमारा यहाँ आंकड़ा बदल रहा है। 2 वोट यहाँ 9 से आंकड़ा बदल दिया, मेरे वोट के कारण आंकड़ा बदला है। मेरे वोट के कारण ये आंकड़ा बदल गया, इट मींस कि हमारा +1 वोट हो गया। मतलब एक तो प्लस जीतने के लिए यहाँ +1 वोट हो गया, यहाँ +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ। इस हिसाब से हम +2 में है। अगर हम इसी को वोट दे देते हैं तो हम +1 वोट में रह जाएंगे। मतलब कि हम जितना नीचे वाले को वोट देते हैं उतना ही हमारे वोट का वैल्यू थोड़ा सा पोटेंशियल हो जाता है। हम जीतने वाले को वोट देने के बदले में हम अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। हम आइए हम एक चीज बताते हैं जो दिखाना हम चाहते हैं। ये एक हम परफॉर्मा लाइन में हैं आपको मुजफ्फरपुर 94 मुजफ्फरपुर ये है, 94 मुजफ्फरपुर।
यहाँ से ABCD कोई भी उम्मीदवार, किसी व्यक्ति पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये इसको सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिकल रूट ही देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा किसी भी 11 विधानसभा में किसी भी व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि यदि मैं भी समर्थन करने लगूंगा तो फिर डेमोक्रेसी की परिभाषा ही बदल जाएगी। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। आप देख सकते हैं कि आप इस पर एक बार फोकस करने का प्रयास कीजिए। इस मुजफ्फरपुर में टोटल 1,71,662 वोट पड़े हैं, ठीक है। और 1,71,662 वोट में से 1,870 वोट ऐसे हैं जो पोस्टल वोट है। पोस्टल वोट समझ रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी जो चुनाव में लगे हुए हैं या बाहर से हैं, वो 1,870 लोग ये पोस्टल के थ्रू, मतलब कि कागज पर वो वोटिंग करके, जो पहले मुहर से वोटिंग होता था उसके आधार पर वो वोट कर रहे हैं। अब 1,870 वोट में से 151 वोट रिजेक्टेड वोट है, मतलब 151 वोट लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट तो दिया है लेकिन उनको वोट देने आया ही नहीं है। समस्या ये है, यानी कि 1,870 लोगों में से 8.07% ऐसे लोग हैं जिनको वोट देने नहीं आया है। अब यहाँ समझने वाली एक महत्वपूर्ण विषय है, ये सारे के सारे लोग जो सरकारी एम्प्लॉय हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, और एक पढ़ा लिखा लोग में से 8.07% लोगों को वोट करने आता ही नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम किन लोगों को चुन रहे हैं और कहाँ पर किन लोगों को बैठा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इससे आगे आना चाहूंगा एक दूसरा आंकड़ा की तरफ। ये है 95 कांटी, और 95 कांटी में 1,77,000 टोटल 14 वोट पड़े हुए हैं। इसमें से 1086 वोट ऐसे हैं जिन्होंने वोट किया है, पोस्टल वोट किया है, यानी कि ये सरकारी कर्मचारी हैं और ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इनमें से 92 वोट जो ऐसे हैं जो जिनका किसी भी प्रकार का वोट काउंट नहीं हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर दिए हैं, एक मोहर 2 बार लगा दिए हैं या कहीं मोड़ने में उनसे गलती हुई है। मतलब सरकारी एम्प्लॉय में से 8.47% ऐसे लोग हैं जिनको वोट करने नहीं आ रहा है। ये कांटी का मामला है। अब इस कांटी के मामला को आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। अशोक कुमार चौधरी एक उम्मीदवार है जिनको वोट आता है 58,111 वोट। इनका आधा होना चाहिए, लगभग 86,000 के आसपास में, लेकिन इनको वोट कितना रहा है? 58,111 वोट। विरोधी जो दूसरे कंटेस्टेंट है इंजीनियर अजीत कुमार, इनको वोट आ रहा है 48,336 वोट। समझने वाली बात यह है कि बाद बाकी भी अन्य लोगों को उसी हिसाब से वोट आ रहा है, ठीक है। 89,004 वोट इनको, 5 वोट इनको चाहिए था जीतने के लिए, लेकिन वोट इनको कितना रहा है? 58,111, और ये चुनाव जीत रहे हैं। मतलब कि डेमोक्रेसी द किंगडम ऑफ फूल जो है यहाँ भी साबित हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं आगे से विस्तार में पूर्वक बताना चाहूंगा कि सच में हम लोगों को करना क्या चाहिए। आप साधारणतया देखते होंगे कि एक डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं, अमेजॉन देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट देख रहे हैं। आप कोई सा भी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो 2-3 मोबाइल को सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग इसका स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसको खरीदने का तो स्पेसिफिकेशन चेक करने के दरमियान एक फीचर्स आता है कंपेयर। बिल्कुल, कंपेयर आता है। कंपेयर में आप क्या चेक करते हैं? आप यही ना चेक करते हैं कि किसमें कितना GB रैम है, किसमें कितना दाम है, किस मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और ऐसा करके 3 मोबाइल या 4 मोबाइल या 5 मोबाइल में आप क्या करते हैं कि जो बेहतर होता है, कन्वीनियंट, मतलब पैसे के हिसाब से जो बेहतर होता है, आप उस मोबाइल को चूज कर लेते हैं। बिल्कुल। अब आप एक छोटी सी मोबाइल जिसका कीमत 8,000 से लेकर के 25-50 हज़ार रुपया तक ले रहता है, उसको चुनने के लिए आप कंपेयर सिस्टम का यूज करते हैं, और आप अपने जिले का, अपने विधानसभा का नेतृत्व जिस ड्राइवर के हाथ में देना चाहते हैं, वो ऐसे ड्राइवर को देना चाहते हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, मतलब चोर है, व्यवसायी है, थानेदार है, क्रिमिनल है, इस तरह का मानसिकता का लोग है। अच्छे लोग नहीं है, ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं कहता हूँ। सभी लोग बुरे होते तो दुनिया तो निश्चित है भ्रष्टतम से भ्रष्टतम स्तर तक चली जाती। दूसरा बात, एक तुलनात्मक अध्ययन आपका हो गया। हमारा सिस्टम जो है इतना पंगु हो गया हुआ है कि मुजफ्फरपुर शहर में
AES पीड़ित आपको याद होगा कि पिछले साल कितने सारे बच्चे मर गए। बिल्कुल, ये मुजफ्फरपुर प्रत्येक साल बच्चे मरते हैं। सही बात है, ये बहुत बड़ा समय के हिसाब से उसमें प्रशासनिक लापरवाही भी होती है और कुछ प्रयास भी होते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आम जनता क्या करती है कि जितने दिन मामला AES का रहता है उतना दिन AES से संबंधित विरोध प्रदर्शन करते हैं। AES खत्म होता है तो CAA NRC पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। CAA NRC खत्म हो जाता है तब कोरोना आ जाता है, उससे बीमारी जो होती है उसमें विरोध प्रदर्शन करते हैं। ऐसा करके आप हर दिन किसी न किसी मामले में, सरकार के किसी न किसी मामले में आप इंगेज रहते हैं। आपको डेमोक्रेसी से किसी भी प्रकार का कोई चर्चा आप नहीं करते हैं। ठीक है, एक संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन आपको याद होगा। जी बिल्कुल। पहली बार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में पूरे देश की सत्ता गैर कांग्रेसी सत्ता हो गई। VP सिंह प्रधानमंत्री बन गए, जबकि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि भारत से किसी भी राजनीतिक पार्टी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्यों, उनका मानना क्यों ऐसा था, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अब देख लीजिए कि मान लीजिए मुजफ्फरपुर कोई विधानसभा है, किसी भी विधानसभा, और आई ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, कांटी किसी भी विधानसभा में ले लीजिए। एक उम्मीदवार लोकेश पुष्कर आ जाते हैं, कौन देता है, तो भारतीय जनता पार्टी देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी कार्यकर्ता से पूछा? डेमोक्रेसी की पहली हत्या वहां। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से पूछा, दूसरी डेमोक्रेसी की हत्या वहां। अगर राजद से मान लीजिए मुन्ना यादव आते हैं, तो मुन्ना यादव की पार्टी में क्या कार्यकर्ताओं से पूछा गया? नहीं पूछा गया। तो फर्स्ट डेमोक्रेसी की हत्या वहां होती है, और फिर जनता से राजद की पार्टी नहीं पूछती है तो डेमोक्रेसी की सेकेंड हत्या वहां होती है। मतलब कि हम पर 15 उम्मीदवार थोपे जाते हैं, जिन थोपे हुए उम्मीदवारों में से हमको चुनना रहता है। जबकि होना क्या चाहिए था, गांव समाज का 25-50 बुद्धिजीवी लोग किसी व्यक्ति का चयन करते और वो कहते कि हमारे तरफ से ये उम्मीदवार होगा, जिसका मैं एक प्रयास कर चुका हूँ। दुर्भाग्य से उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। पिछले साल आप तो उसमें शरीक भी थे, और लोकतंत्र का लोक उम्मीदवार मैंने दिया था मुजफ्फरपुर को। ठीक है, ध्यान में होगा। तो इस तरह का हम प्रयोग करने का प्रयास भी किए हैं। जनता का समर्थन होना चाहिए, इस तरह का डेमोक्रेसी का समर्थन होना चाहिए जिसमें जयप्रकाश नारायण, जिनके बदौलत इंदिरा की सत्ता चली गई थी, उनके पास कोई ना कोई विजन तो था। हम उस विजन को अगर अडॉप्ट करें, उनका कहना था कि राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक पार्टी हमें विधायक और सांसद का नाम देती है कि उनमें से चयन। चलिए, आपने अच्छे तरीके से अपने बातों को तो रखा है। बचपन से लेकर अभी तक, क्योंकि किताबों में भी हम लोग विद्यालयों में जाते हैं तो डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी का अपना एक परिभाषा हम लोग पढ़ते चले आए हैं। वक्त, दौर, सब कुछ बदलता चला गया। आज और अभी की स्थिति को देखते हुए आप डेमोक्रेसी को किस तरीके से प्रभाषित करेंगे? आपके हिसाब से आज की डेमोक्रेसी या मेरा विजन जो डेमोक्रेसी का है उसका? बेसिकली आप दोनों चीज़ों को अगर बता दें। देखिए, आज की डेमोक्रेसी को तो हम नाम दे दिए किंगडम ऑफ फूल, मतलब मूर्ख लोगों ने ये टर्म पे मैं आने वाला था, क्योंकि ये टर्म आप बार बार यूज़ कर रहे थे। ये क्या है बेसिकली, ये है क्या, ये भी मैं जानना चाहूँगा। क्या पूरी जनता, जो पूरी विश्व देश भर की जो जनता है, आपको क्या लगता है कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ? मुझे अगर चुनाव लड़ना होता तो डेमोक्रेसी इज द किंगडम ऑफ फूल नहीं बोलता। मतलब जनता के लिए एक हिसाब से कहिए तो ये एब्यूज है, जिसको हिंदी में गाली कहा जाता है। जनता के लिए ये गाली है। हम भी उस जनता में शरीक हैं, ये नहीं है कि हम उसमें नहीं हैं, हमसे भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। क्या जरूरी ये थोड़े ना है कि ये ज्ञान मुझे जन्म लिए और मेरे साथ आया था। ये मेरा साथ ये परिवर्तन, पढ़ाई लिखाई, इन सब बातों से हुआ। अभी देख लीजिए, देखिए हम चाहते क्या है सो बताना चाहते हैं। जैसे चुनाव आयोग एक भारत में संस्था है जी। चुनाव आयोग का काम क्या है कि आचार संहिता लगता है और वो एक्टिव हो जाती है। चुनाव आयोग जिस दिन से आचार संहिता लगता है, एक्टिव होती है, और उस दिन से राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने की पूरी व्यवस्था करती है, और साथ में जनता बूथ तक जाए इसकी भी व्यवस्था वो पूरी करती है। बिल्कुल। आप देखते हैं कि छोटे छोटे कार्यक्रमों,
सभा वगैरह से वो प्रेरित करती है कि जनता वोट के पास वोटिंग के पास जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जिस संस्था को चुनाव खत्म होते ही, शपथ ग्रहण होते ही वो जो संस्था डीएक्टिव हो जाती है, मैं कहता हूं कि वो चुनाव खत्म होने पर भी डीएक्टिव न होगी। उसका यही जो मैं समझाना चाहता हूं, वो नुक्कड़ के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को समझावे कि भाई तुम वोट करो फ्लिपकार्ट के उस ऐप के सहारे जिसमें आप उम्मीदवारों को जज करो कि 15 उम्मीदवार, 22 उम्मीदवार, 25 उम्मीदवारों में से कौन सा बढ़िया उम्मीदवार है। ये जज करने का तरीका सिखाना चाहिए। अभी देख लीजिए ना, हमारे पास 1870 में से 151 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका वोट जो है इनवैलिड हो रहा है। आप इसको, हमको लगता है कि इसे शायद सीरियस नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस ले रहा हूँ। ये सीरियस मैटर है कि 1870 में से सरकारी कर्मचारी 151 ऐसे हैं जिनको वोट देने नहीं आता है। इसका जिम्मेवार कौन है? हो सकता है कि ऐसे भी बात हो सकती है कि जो वोटिंग भारत की सभी राजनीतिक पार्टी बिल्कुल जो कि कॉरपोरेट के गोद में खेलती है, कॉरपोरेट से पैसा लेती है और उसके हिसाब से वो काम करती है। हम हर बात का आरोप पूंजीवाद पर लगा देते हैं, लेकिन हमारे खुद में व्यक्तित्व में सुधार नहीं हो रहा है। कोई जाति के नाम पर प्रभावित हो रहा है, डेमोक्रेसी वहीं खत्म। कोई धर्म के नाम पर प्रभावित हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म। डेमोक्रेसी का क्या मतलब? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आपका सुदूर गांव का आदमी प्रतिनिधित्व करे। जो सुदूर गांव का आदमी है ना, वो प्रतिनिधित्व करे, आपकी बातों को रखे, आपका प्रॉब्लम समझे। अब देख लीजिए, एक सिंपल सा मैथ है। पूरे भारत में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश को एक योजना दिए थे। वो योजना था, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को हम पैसा देंगे। असाध्य रोग से पीड़ित, जैसे कैंसर से मतलब टीबी में ही बड़ा हो जाए, चाहे अन्य सारे जीबीएस है, अन्य सारी बीमारियां हैं। उसमें क्लाउज क्या है? क्लाउज समझिएगा, आपको आश्चर्य लगेगा क्या कि कैसे हम लोगों को ठगा दिया जाता है। उसमें क्लाउज ये है कि जैसे ही कोई भी आदमी हताहत होता है तो वो अगर उसको इलाज कराने दिल्ली भागना होता है या लखनऊ भागना होता है या महाराष्ट्र भागना पड़ता है, अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, या लोकल मान लीजिए महाराष्ट्र का है तो वहाँ जाना पड़ता है। जो आदमी हॉस्पिटल के काम में लग गया है, क्या वो सरकारी पचड़े में पड़ेगा? उस समय तो वो निश्चित तौर पर वो इलाज कराएगा। सबसे पहले उसमें क्या है कि आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आय प्रमाण पत्र बनवाने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि सरकार हम पर अविश्वास कर रही है कि तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। पहले का नंबर बात कि सरकार हम पर अविश्वास कर रही है, हमरे वोट से बनी है और हम ही पर अविश्वास कर रही है कि तुम आय प्रमाण पत्र लेकर आओ, तुम हो सकता है कहीं झूठ बोला। हम कहते हैं कि वो जो योजना है, उस योजना का प्रतिनिधित्व मुखिया के हाथ में क्यों नहीं जा रहा है, ताकि उसको तुरंत समझ में आए कि आज इसको इसकी जरूरत है। 1 महीने के बाद कभी कभी ऐसे, मैं कई लोगों को इस मामले में मदद कराता हूँ। असाध्य रोग से पीड़ित अगर कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे मेरे ही गांव में एक लड़का था, चाहे अन्य लोग भी, कई उदाहरण हमारे पास है, उन लोगों को ये रास्ता बताता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उनका कुछ काम करवा दूँ। कई लोगों को फायदा भी हुआ है, लेकिन 1-2 तो मेरे आंख के सामने की घटना है कि उनका पैसा बाद में आता है और मरीज पहले एक्सपायर कर जाता है। इसका एक निदान यह भी तो हो सकता है कि पूरे देश भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर हैं, उन तमाम लोगों का आंकड़ा सरकार रखे और उसको समय समय पर अपडेट करता रहे, और उसके बाद जब कभी भी किसी को ज़रूरत हो वो बस अप्लाई करे और वो अपने डाटा में चेक कर ले कि हाँ ये वाकई में ज़रूरत का है कि नहीं। इस तरीके से ये भी हो सकता है, जैसे ऑनलाइन अप्लाई हो गई और एक मिनिमम रकम जो है सो उनको तुरंत ट्रांसफर हो जाए ताकि वो तुरंत अपना इलाज शुरू कर सके और बाद बाकी उसका व्यवस्था कर सके। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसी बात नहीं। देखिए आपकी इच्छा होगी ना तब हो सकता है। देखिए सत्ता का जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जब तक सत्ता गाँव के पास नहीं पहुंचेगी, आज देख लीजिए कोरोना महामारी आप देख रहे हैं, इस महामारी में क्या हुआ, पूरे देश से लोग गाँव भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? यार तुम गए क्यों थे जो भाग रहे थे? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज के बहाने सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाए, मतलब कि गांव में सत्ता चली जाए। उनकी कल्पना ये नहीं थी कि एक प्रधानमंत्री होगा प्रतिदिन हमको कहानी सुनाएगा,
एक प्रधानमंत्री होगा जो कभी नहीं बोलेगा। इस तरह की उनकी कोई भावना नहीं थी। उनकी भावना ग्राम स्वराज की थी। यानी कि आज से 100 साल पहले एक संत, भारत का एक संत ये बता जाते हैं कि तुम ग्राम स्वराज की तरफ जाओ, तुम ग्राम स्वराज की तरफ अगर जाते हो तो तुम्हारा बेहतर भविष्य हो सकता है। तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं करें? अभी एक कमेंट है, मैं एक बार सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी से अपील भी करना चाहता हूं कि अगर किसी प्रकार की कोई कमेंट वो देना चाहते हैं या कोई सवाल अगर उनके मन में है तो वो पूछ सकते हैं। अभी एक कमेंट है संजय सिंह जी का, उन्होंने पूछा है पांडे जी फिर चुनाव आने वाला है, अभी से कोई प्रयास हो रहा है जो जन समर्थित उम्मीदवार का चयन कर चुनाव में उतारा जाए? उन्होंने पूछा है कि क्या इस प्रकार की कुछ पहल? देखिए, हम एक प्रयोग हम कर चुके, उसमें विफल हो गए। थोड़ा विफलता होने पर आदमी खुद में हीन भावना से ग्रसित होता है, लेकिन अगर हमारे सहयोगी जो भी लोग पहले पिछली वाली टीम में थे और नए लोग भी जुड़े, मेरी बातों से सहमत हो गए, तो पिछले दफा जिस तरह, वो भी आपको याद होगा, आपसे मैं पूरी चर्चा किया करता था, वो भी डेमोक्रेटिकल तरीके से मैंने वो उस उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा था। बाद में हम पर आरोप लगे कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को लाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम उस समय में अजीत कुमार के से भी संपर्क किए, माननीय पुराने पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार से भी संपर्क किए। मुजफ्फरपुर में समझिए कि कई प्रमुख लोग हुए, संजय चौधरी भैया थे, संजीव जी थे, कई सारे लोग थे जिन लोगों से संपर्क किए। सभी लोग, तेसर बाबू थे, ये सभी लोगों से संपर्क किए, सभी डेमोक्रेटिकल लोगों से हम संपर्क किए, जिनको ये इच्छा थी कि हम लोग उम्मीदवार देंगे, जनता का उम्मीदवार हो। कौन होती है राजनीतिक पार्टी तय करने वाली कि हमारा विधायक कौन होगा? एक सिंपल सा मैच है भाई। बिल्कुल, ये तो जनता का वोट है, तो जनता ही चयन करेगी किन लोगों में से हमें किस। जी जी जी। चलिए, अब चूंकि मुद्दे पर हम लोग फिर से वापस आते हैं। आज का जो बेहतरीन टॉपिक है जनतंत्र, एक सवाल मैं करूँगा, हो सकता है थोड़ा अटका लगे, और मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप दें। मैं चाहूँगा आप बताएं, गांधी का जनतंत्र, नेहरू का जनतंत्र और मोदी का जनतंत्र, क्या इसमें भी किसी प्रकार की कोई अंतर है क्या? और अगर अंतर है तो क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जनतंत्र नहीं, डेमोक्रेसी कहिए। जी, वही डेमोक्रेसी है। तो क्या इन सभी डेमोक्रेटिक जितने भी लोगों का नाम है, यहाँ सब किस जमीन और आसमान का अंतर है? देखिए, सबसे पहले का सवाल ये है, मतलब खुद से सवाल है, हम किसी भी व्यक्ति पर आरोप प्रत्यारोप से दूर बात करना चाहते हैं। खुद से सवाल है। लोग कहते हैं क्या कि से सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के हाथों में सत्ता थी, और सिंपल सवाल ये है कि जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी तो हो सकता था कि वो राजशाही, हो सकता था कि वो राजशाही को समर्थन कर देवे। क्या कल्पना कीजिए, क्या अगर वो राजशाही को समर्थन करते और नेहरू जी खुद को राजा घोषित कर देते, सरदार पटेल चाहे अन्य लोगों को सहमत करा लेते। जैसे लोग कहता है कि सरदार पटेल उनसे सहमत नहीं थे, उसके बावजूद भी उनके साथे थे। तो जब सहमत नहीं थे, उनके बावजूद भी वो साथे थे डेमोक्रेसी में, तो असहमत होते हुए भी वो राजतंत्र में उनके साथे हो जाते। ऐसा हो सकता था। तो सबसे पहला भारत में डेमोक्रेसी का बीजारोपण का सबसे पहला श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को जाता है। ठीक, वहां से डेमोक्रेसी की स्थापना होती है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और वर्तमान के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह वगैरह कई सारे लोग थे। किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के अन्य लोगों को छोटा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो सब हमारे आराध्य थे, हमारे पूजनीय थे, हमारे एक हिसाब से पूर्व के वंशज थे। उन सभी लोगों को छोटा बड़ा नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सभी लोगों ने डेमोक्रेसी की स्थापना में जो बेहतर योगदान दिया है वो मूल्यवान है और काफ़ी सारा सराहनीय है। अब आपने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलकर मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया है। और वो धर्म संकट के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि कई मामले में उनकी डेमोक्रेसी में मुझे थोड़ा असहमत हूँ। जैसे देख लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में
गुजरात के शिक्षा मंत्री, नाम मुझे ध्यान में नहीं है, गुजरात के शिक्षा मंत्री पिछले साल के विधानसभा चुनाव में, एक मिनट में पानी पी लेता हूं, पिछले साल के गत विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा चुनाव में वो वोटों की गिनती के कारण उनके गुजरात हाई कोर्ट में टिप्पणी की है, डिग्री दे दिया है, सॉरी फैसला दे दिया है, कहा है कि ये गिनती में अनियमितता। तो गुजरात तो उनका गांव हुआ एक हिसाब से, उनके गांव में जब अनियमितता का आरोप लग रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का उस पर एक भी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं है, तो निश्चित ही शंका का विषय है। वैसे हमारे वो भी बहुत मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और पर्सनल आरोप पर हम नहीं आना चाहेंगे किसी भी प्रकार के। हम डेमोक्रेटिकल लोग हैं और हम जहां जहां असहमत होते हैं प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। नहीं, मगर ये जरूरी भी तो नहीं है कि देश की हर एक समस्या का निदान खुद प्रधानमंत्री ही करें। बिल्कुल नहीं। तो उस पर भी जरूरी तो नहीं था कि प्रधानमंत्री का, हम तो सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी में से अब इस जगह पर आपने एक प्रश्न पूछ करके मुझे बिंदु पर ले आया। हम चुनते किसको हैं, सांसद को कि प्रधानमंत्री को? वाकई हम तो सांसद को चुनते हैं। तो हम सांसद को चुनते हैं और सांसद निकम्मा निकल जाए। वैसे में हमारा सवाल तो अब खुद से पैदा नहीं है कि हम जिस सांसद को चुने वही सांसद किसी काम का। अब देखिए ना कि मुजफ्फरपुर की मैं बात करता हूँ कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं और वो हाजीपुर में रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? शिवहर के सांसद रामा सिंह हैं, हाँ, और वो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, तो वो शिवहर के लिए क्या करेंगे? शिवहर के सांसद रामा सिंह नहीं है, शिवहर के सांसद रमा देवी है। सॉरी, रामा देवी, मिस्टेक हो गया, सॉरी, रामा देवी है और वो मुजफ्फरपुर में रहती है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं गैप है, ये वैकेंट जो स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस को भरा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अजय निषाद हाजीपुर के सांसद हैं तो वो मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व ना करें, लेकिन उनका जिम्मेवारी बनती है कि वो मुजफ्फरपुर में रहें। उसी तरह रमा देवी की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में रहें, क्योंकि किसके साथ कौन सी घटना किस समय में हो जाती है उस समय में उस पर त्वरित निर्णय तो वही ले सकते हैं। लेकिन वो अगर कॉन्टेक्स्ट से बाहर रहेंगे तो निश्चित ही हम तो अनाथ हो जाएंगे उसी स्थिति में। चलिए, आपने इस मुद्दे पे तो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की है। अब मैं बात करता हूँ, चूँकि देश से आते हैं ज़मीन पर, मतलब अपने जहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं जी, क्या लगता है कि जैसे हम मुजफ्फरपुर के निवासी हैं अगर हम सभी, तो मुजफ्फरपुर में हम मुजफ्फरपुर वासी लोकतंत्र को या जनतंत्र को या डेमोक्रेसी जिसे कहें, उसका हम कितना वैल्यू करते हैं, कितना समझ पाते हैं, और उसका निदान, जितने भी समस्याएं आई हैं या फिर जिन समस्याओं पर आज हम लोगों ने चर्चा किया, उसका निदान क्या हो सकता है? बेसिक कहाँ पे लोगों को सोचने की जरूरत है? तो ये जो निदान है, एक तो सामाजिक कार्यकर्ता जो कहते हैं अपने आप को युवा नेता फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह जो कहते हैं, इन लोगों को लड़ना किससे है? पहले से स्थापित नेताओं से। तो पहले से स्थापित नेताओं से आपकी लड़ाई है और जनता आपके साथ नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको आपने ही कॉन्सेंट दे दिया है कि जीतने वाले को वोट करना है, तो वो जीतने वाले को वोट करते जा रहा है। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी का जो मेरी व्याख्या है वो समझाना पड़ेगा। आप पानी पीजिए। वो समझाना पड़ेगा कि इस तरह से डेमोक्रेसी होती है। ऐसे में जब तक आप जनता को ये ना समझा पाइएगा तब तक आपकी विजय नहीं होगी। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किसी राजनीतिक मुद्दे को विषय बनाने से अच्छा है कि आप गली मोहल्ले के विषय को विषय बनाइए। आप किसी विधायक को चुनाव जितवाने की जिम्मेवारी से ऊपर उठ करके मुख्यमंत्री जिताने लगते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। सांसद को जिताने की जिम्मेवारी से ऊपर उठ करके, जिसको आपको वोट नहीं करना है, आप उस प्रधानमंत्री को बनाने लगते हैं। जिम्मेवारी यहाँ, ये जिम्मेवारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। देखिए, बड़ी अच्छी बात, क्योंकि अगर हम जिस दिन यह सोचना बंद कर दें कि हम प्रधानमंत्री नहीं सांसद अच्छा चुने, तो सभी राजनीतिक पार्टियां भी अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद एक बहुत फेयर चुनाव होगा और हम अच्छे लोगों को ही चयनित करेंगे, और फिर हमको लगता है सामाजिक स्तर पर भी विकास जो है वो शुरू हो जाएगा।
अब आज जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जब डिस्कस करते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा छोटी सी बात बताऊंगा फिर आपसे सवाल करूंगा। हम लोग कई बार जब डिस्कस करते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई मुजफ्फरपुर के हालात बहुत ख़राब है, नाला खुला है, सड़क पे पानी है, बारिश का पानी तो छोड़ो। अभी जैसे मैं 2 दिन पहले एक जगह डिस्कस करा था माड़ीपुर में, पूरे मोहल्ले में नाले का पानी जो है, बरसात शुरू होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। हाँ, बोलिए। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को चुनने में हमने कोई गलती की है क्या? हाँ। तो इस पर कई बार मैं युवाओं को ही देखता हूँ या कई प्रबुद्ध लोगों को भी देखता हूँ, लोग कहते हैं अरे छोड़िए, देश का विकास हो रहा है, हमने अच्छी मजबूत प्रधानमंत्री को चुना है। मैं एक बात बस आपसे जानना चाहूँगा, मजबूत प्रधानमंत्री जरूरी है, मजबूत सांसद जरूरी है, या मजबूत मुख्यमंत्री जरूरी है, या मजबूत विधायक जरूरी है? इस पर एक प्रकाश डालेंगे। दूसरा, जब हम फिर बातचीत करते हैं, जैसे अभी आप चूंकि बार बार आपने कहा है कि जो राजा है वो मुखिया को होना चाहिए, मुखिया के पास वो सारा कुछ वहाँ जाना चाहिए। तो जब हम चयन करते हैं बड़े लेवल पर, जैसे अभी जब बात आई, सांसद की बात आई है, विधायक की बात आई है, तो जो मुखिया का भी जो हम चयन करते हैं, तो मुखिया भी तो कहीं ना कहीं उन पर आधारित होते हैं, क्योंकि फंड जो रिलीज होने वाला होता है वो सांसद फंड का होता है या विधायक फंड से आता है। कारगर विधायक होगा तो ही मुखिया भी काम कर पाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर, और जो सवाल मैंने पूछा है कि मजबूत प्रधानमंत्री या मजबूत सांसद, या मजबूत मुख्यमंत्री या मजबूत विधायक, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मेरी राय ये है कि आपका प्रतिनिधि करने वाला क्या करता है ये जानकारी पहली जरूरी है। जैसे मुजफ्फरपुर को देख लीजिए, ठीक है, आप मुजफ्फरपुर होगे तब, सीतामढ़ी होगे तब, शिवहर होगे तब, चाहे मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा जो है वो 11 विधानसभा होगे तब, आप किसी एक विधायक को जो चुनते हैं वो विधानमंडल में बैठ करके आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। समझने वाली बात यह है। तो आपका प्रतिनिधित्व करने वाला ही अगर गड़बड़ होगा तो आपका मुख्यमंत्री सही होकर के क्या करेगा? पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है कि आज भारतीय संसद में 43% जघन्य अपराध के अपराधी बैठे हुए हैं, जो कि सरकारी आंकड़ा है। बिहार विधानमंडल में भी लगभग वही होगा। आप सोचिए कि 43% लोग यदि जघन्य अपराध के अपराधी बैठे हुए हैं तो 8% उसमें और जोड़ने पर वो 51% हो जाएंगे, और जैसे ही 51% हो गए तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की उनकी दावेदारी हो जाएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप कल्पना कीजिए ना कि 51% यदि अपराधियों की बोलबाला हो जाएगा तो हो सकता है कि बलात्कारी मुख्यमंत्री आपको मिल जाए। आप ये भी तो कल्पना कीजिए ना, आप यहां से चुन करके जिसको भेज रहे हैं वो आपका प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, हम एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहूँ। प्रॉब्लम कहाँ होती है? एक हमारे मित्र हैं मुखिया, उनके पंचायत में एक स्कूल के लिए 25 लाख दिया है। अब देखिए कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि से हम जो विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं तो मुखिया के पास जो बात कर रहे हैं वहां भी प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि मुखिया को ग्राम सभा आयोजित करना है, ये सब लोग जानते हैं, तो वो ग्राम सभा बिना आयोजित किए हुए किसी भी योजना को कैसे पास कर लेते हैं? हमारा एक गाँव है सोनबरसा, हमारे गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके घर पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होगी। और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने नल जल योजना से हमारे दरवाजे पर अपना 3 मोटर है, उसके बावजूद 3 को पाइप लगा दिया है आकर के कि ई नाराज न हो जाए, तो पानी की बर्बादी हो रही है। इस प्रकार से प्रत्येक घर में उन्होंने नल जल लगा दिया। क्यों लगाया? कि हम 7 निश्चय के तहत हम नल जल पहुंचा रहे हैं। तो हमारा यहाँ कहना है कि सोनबरसा गांव को नल जल की आवश्यकता थी नहीं, तो नल जल के बदले में जो फंड है वो अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो हमारा गांव, हमारा पंचायत, हमारा वार्ड तय करेगा कि हमको वाईफाई की जरूरत है, हमको नाले की जरूरत है, हमको नल जल की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फंड जो बेसिकली आते, बहुत अच्छा आपने बात कहा कि फंड जो इस्तेमाल किया जाता है वो तो ऑल अराउंड इस्तेमाल होता है, पूरे भारत के लिए, पूरे बिहार के लिए, इस हिसाब से इस्तेमाल होता है। लेकिन वो सब करप्शन का मूल पैदाइश वही है।
मतलब कि आपने नल जल लगाया, हमारे गांव को नल जल की आवश्यकता नहीं। अभी मैं आपको इस संयोग से बात चली आई है तो मैं उस डाटा पर चले जाता हूं। आप देख सकते हैं कि जल योजना के लिए बिहार में 5,436 करोड़ रुपए नल जल योजना के लिए माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने बिहार को दिया, साफ निश्चय योजना के तहत। फिर विकसित बिहार के साफ निश्चय के अंतर्गत फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलॉटमेंट है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्सेनिक वगैरह ये सब के लिए 39,160 रुपए की अलग अलॉटमेंट है। इस तरह करके एक है सो बना हुआ है। अब बताइए कि एक पानी की योजना के लिए 5,436 अलग अलॉटमेंट, ये एक अलग अलॉटमेंट। यहाँ जहां जहां डाउनलोड देख रहे हैं ना, यहाँ योजना का पूरा प्रारूप डाउनलोड होना है, जो कि हमने उतना विस्तार में जाना कि हमको जरूरत नहीं है। 39,160 रुपए की अलग जरूरत है। मतलब एक पानी, उस पर कई एक योजना है। ये तय करने वाले मुख्यमंत्री होते कौन है? वो सर्वे कराते हैं और सर्वे के नाम पर पैसा सर्वे करने वाली टीम लेती है। और जब सर्वे करने वाली टीम लेती है तो उसके बाद सर्वे करके उनको रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट के आधार पर काम होता है। हम कहते हैं कि उस सर्वे करने वाली टीम को आप हटाइए, आप ग्राम पंचायत को पैसा दे दीजिए और वो ग्राम पंचायत ये तय करे कि किस मद में कितनी राशि खपत होनी है। और जब खपत हो जाए तब सर्वे के बदले में जो आप सर्वे में खर्च कर रहे हैं उसको ऑडिट में खर्च कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो वहां भी होती है। आप उनका ऑडिट करवाइए कि आपने जो काम किया है उसका ऑडिट। यहाँ क्या है कि सर्वे में भी खर्च होता है, ऑडिट में भी खर्च होता है। एक सर्वे का पैसा तो बच सकता है ना, आप कुछ भी बचा सकते हैं ना। और जैसे ही बचाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति पर वो पैसा भारी होता है, मतलब बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जितना बढ़ेगा उतना हमको ज्यादा लाभ होगा, अफसरशाही घटेगी, कमीशन घटेगा। सीधा सीधा जब मुखिया के पास मामला चला देगा तो हम भी जिम्मेवार उसी को मानने लगेंगे। इन मुखियों को बैठा करके, इन जो सदन बैठती है, हम कहते हैं कि संसद जो बैठती है उसी तरह का संसद लोकसभा में क्यों नहीं बैठता? सभी मुखिया उत्तरदायी हो जाए सांसद के, वो भी एक सदन हुआ। सभी विधानसभा के विधायक उत्तरदायी हो जाए मुखिया के, ये भी एक सदन हुआ। ग्राम सभा का उत्तरदायी मुखिया है, ग्राम स्वराज के हिसाब से ग्राम सभा का उत्तरदायी मुखिया है, लेकिन मुखिया का उत्तरदायी विधायक है ही नहीं। ये कैप है ना कि करप्शन न हो। तो यहाँ योजनाओं पर नजर रखने के लिए विधायक हैं। हम तो कहते हैं, मेरी अगर खुद की चली तो मैं इस बीच में, अब जैसे मुजफ्फरपुर को डीएम मिले हुए हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनका काम है मुजफ्फरपुर में योजनाओं का संचालन करना। तो मुजफ्फरपुर में जब डीएम मिले हुए हैं तो हमको सांसद का कौन काम है? तो हमको लोग समझा देते, हमको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विधायक का कौन काम है? कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा सत्ता का विकेंद्रीकरण कीजिए, सीधा सीधा हर एक पंचायत का एक मुखिया, और वो ऊपर से जो सांसद हैं, सांसद और विधायक के बीच में एक खेरी विधायक को खत्म कर दीजिए। इस तरह करके आप चाहें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। आप महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को पढ़िएगा, उन्होंने राज्यों की परिकल्पना को हटाया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो लोग है क्या कि छोटे छोटे पोस्टर को पढ़ करके उसी से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। किताबें पढ़ने की आदत लोगों को नहीं है, टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत नहीं है। आईटी सेल्स के मेम्स को लोग ज़्यादा, हाँ, उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैं कहा करता हूँ। चलिए, तो आज कई मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है और बड़े मतलब अंतिम समय तो ऐसा था कि मैं भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड में आके सुन रहा था। बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई तमाम ऐसे भी मुद्दे हैं जो वाकई जिन पर ज़रूरत है कि लोग जागरूक हो जाए। सीधा सीधा मामला हमारा ये है कि हमारा वोट डस्टबिन में न जाए। बिल्कुल, जीतने वाले के नाम पर हमारा वोट जो डस्टबिन में चला जाता है, डस्टबिन बोले तो समझ रहा होगा सारे लोग। और जब आपके 1860 में से 170 लोग, जब सरकारी कर्मचारी यदि वोट नहीं गिरा पाते हैं तो बहुत लोग डस्टबिन भी नहीं समझ रहा होगा। और ये मैं व्यंग इसलिए कर रहा हूं, ये किसी सामने वाले के ऊपर मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं। हम कह रहा हूं कि सभी लोगों को अंतर्मुखी हो जाए।
अपनी कमियों को देखें। पहले मैं एक नारा होता था, हम लोग बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो एक नारा होता था, श्री राम शर्मा आचार्य का एक लिखा हुआ नारा है, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। गायत्री शक्तिपीठ के वो आचार्य हुआ करते थे और हमारे घर के एक चाचा थे, वो भी उनसे जुड़े हुए थे। और हमारा एक स्कूल था ब्रह्मपुरा में, चिल्ड्रंस होम पब्लिक स्कूल, तो उनके डायरेक्टर भी जो थे श्री राम शर्मा आचार्य से जुड़े हुए थे। तो उनके पूरे स्कूल में सभी जगहों पर एक नारा हुआ करता था। मुझे हमेशा बचपन की सारी तस्वीरें याद हैं, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, ऐसे करके। मतलब कि ये नहीं है कि हम पढ़ें। बचपन में 8वीं की कहानी में एक किताब चैप्टर था अखबार में नाम, और अखबार में नाम में कौन सा संदर्भ था वो सब मुझे याद है। मैं कभी सोशल मीडिया में लिखता हूँ तो उन संदर्भों को उससे जोड़ता हूँ। आप नहीं जोड़ पाते हैं, इट मीन्स कि आपकी पीछे की पढ़ाइयाँ अच्छी नहीं हुई है। अगर अच्छी नहीं हुई है तो आप पुनः से भी पढ़ें। आप 70 साल की उम्र में 6th की क्लास पर किताब पढ़ रहे हैं तो आप एक जागरूक इंसान हैं। अपनी अपनी जिम्मेवारियों को लोगों को समझने की आवश्यकता है। अपनी अपनी जिम्मेदारी, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। श्री राम शर्मा आचार्य का ये एक नारा था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो आज बहुत अच्छी एक लाइव सेशन हम लोगों ने की है, बहुत अच्छा वार्तालाप रहा। तो मैं चाहूँगा कि अब चूँकि इसका समापन हो, उसके पहले बस एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। आखिरी सवाल है, यह चूँकि इस मुद्दे पर नहीं है, विधानसभा में लोग हैं क्या, कुछ लोग होंगे तो उनका हम चाहेंगे कि उनकी बातों का भी, मैंने कहा था कि उनको भी हम जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में अगर सपोज कभी नहीं कर पाते हम लोग तो उसको हम लोग पार्टिकुलर एसएमएस करके कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको रिप्लाई भी दे देंगे। जैसे है, एक आदमी अगर बार बार ही एक ही पद पर चुनाव लड़े और जीते तो उसे डेमोक्रेसी कहा जाए या राजशाही? राजशाही हुआ। बार बार जीत रहा है तो राजशाही हुआ। लेकिन ये भी तो मामला है कि हो सकता है कि वो अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हो और अच्छा अपने विधानसभा में काम कर रहे हो। देखिए, सवाल तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा। सीधा सा सवाल है कि सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा। बार बार जीत रहे हैं तो वो ये उनका व्यक्तित्व भी हो सकता है, वो अच्छे व्यक्ति हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अच्छा, पिछली दफा अजय निषाद जी चुनाव जीत गए हुए थे, इस बार भी चुनाव जीत गए हैं, तो इट मीन्स कि मे भी उनमें कुछ ना कुछ तो मेरिट होगा, तभी तो जनता उन्हें दोबारा चुनी है ना। बिल्कुल, कहीं अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे होंगे। माननीय विधायक मुजफ्फरपुर, पिछले बार अजीत कुमार के बदले में अशोक चौधरी को लोगों ने चुना। अजीत चौधरी में कुछ खामियां दिखी होंगी तो अशोक चौधरी को लोग चुन लिया। अब अशोक चौधरी में खामियां दिखेगी तो फिर किसी नए उम्मीदवार या पुराने उम्मीदवार को लोग जज करेगा। यहाँ तय सीधा करना है कि आपको अपने वोट का वो वैल्यू जो है ना, 10, 9, 8 और 3, यानी कि 20 जो हारने वाले हैं उनमें शामिल होना पड़ेगा, ना कि जीतने वाले को वोट दे करके आप अपना वोट जो डस्टबिन में डाल देते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगा, ये समापन की ओर ही है, और एक आखिरी सवाल। विधानसभा चुनाव होना है और विगत 70 वर्षों से जो चुनाव की पद्धति रही है, चुनाव प्रचार प्रसार की जो अपनी तरीके रहे हैं, इस बार चूँकि कोरोना महामारी है तो सब कुछ बदल जाएगा। अब जैसे कल ही एक वर्चुअल रैली होना है, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। एक नए तौर तरीके, चूँकि अभी आपने बताया जो 70 साल से जो पद्धति चली आ रही है उसमें भी लोग गलती करते आते हैं, तो अब जो नई पद्धति है इसमें लोग कैसे जागरूक हों, किन चीज़ों पर, किन बिंदुओं पर सोचने और समझने की आवश्यकता है, जनता का अपना क्या बेसिकली कहा जाए तो जनता को अपना क्या कर्तव्य इस वक्त करना चाहिए, किस तरीके से अपने को परिपूर्ण तरीके से तैयार करना। सबसे पहली बात यह है कि जो डिजिटल चुनाव की जो तैयारी चल रही है ये तो हास्यास्पद है। इसलिए हास्यास्पद है कि भारत में 500 कोरोना का मरीज था तो पूरा भारत लॉकडाउन हो गया। 500 से 1 लाख मरीज कब हुआ? आज से 8 या 9 दिन पहले। आपको ध्यान में होगा, बस 8 दिन भी नहीं हुआ, नहीं 10। हाँ, और आज के डेट में मैं टीवी देख करके आ रहा था, 2-2.5 लाख के ऑन में पौने दिन के आसपास में भी चला। 10 दिनों में 10 दिन में 2 लाख मरीज बढ़ गए। वर्ल्ड में 6ठे स्थान पे आएंगे।
वो नहीं, क्या बात करते, इटली से 1 नंबर आगे चले गए। आज का न्यूज में 6ठे स्थान, तो आप समझिए कि आपके साथ कहाँ छल हो रहा है। आपका आज के समय में कुछ भी नहीं खुला हुआ होना चाहिए, कुछ भी नहीं खुला हुआ होना चाहिए, तो आज आपके दरवाजे पर चुनाव आ गया हुआ है, ठीक है। और जनता उस चुनाव का स्वागत कर रही है, उस चुनाव का विरोध नहीं कर रही है। उसको भी इंतजार है कि चुनाव होएगा, सत्ता बदल जाएगी। अरे सत्ता बदलने से कुछ नहीं होना है, व्यवस्था बदलने से होना है। बिल्कुल। तो मतलब जनता की इसमें क्या भूमिका हो, कैसे वो चीज़ों को समझे। अब मान लीजिए कि एक नए बहुत आसान नहीं है इसको डिस्क्राइब करना। आसान इसलिए नहीं है कि अभी तो सभी लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि अभी तो विधायक लोग भी खुद कंफ्यूज हैं कि ये चुनाव होएगा कैसे। चलिए, ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि आम जनता क्या करेगी। आपको मैंने आंकड़ा दिखाया कि 8.7% सरकारी एम्प्लाई जो कि वोट सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा डेमोक्रेसी कहाँ चला गया हुआ, ये चिंता का विषय है। चलिए, मगर ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हम मीडिया पर्सनालिटी हैं या फिर अगर आप भी सामाजिक जीवन जीते हैं, तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि इन तमाम मुद्दों पर एक बार खुद से गहन चिंतन करते हुए हम लोग अपने इस मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे। आने वाले समय में एक नए लाइव सेशन के साथ हम जुड़ेंगे और डिजिटल चुनाव क्या होगा, कैसे होगा, या डिजिटल चुनाव कितना अच्छा है, कितना बुरा है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो अगला लाइव सेशन हो उसमें आपके साथ मैं और भी कुछ अतिथियों को जोड़ूँ, और बहुत जल्द वो लाइव सेशन होगा जिसकी घोषणा मैं आज ही कर दे रहा हूँ। और तब तक के लिए आप सभी बने रहें बिहार दस्तक पर। और जिन लोगों का लाइव सेशन समाप्त होने के बाद भी यदि किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं जितेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कि आप कमेंट में एक बार ज़रूर जाकर उनको रिप्लाई करें। बने रहें बिहार दस्तक पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र जी, आपका खास कर आभार, क्योंकि आपने बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से। देखिए, हमारा इसमें सिंगल एक उद्देश्य था, मेरा एक उद्देश्य था। आज हमारा एक मित्र है कुंदन भाई, उनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा क्या कि आपका मुद्दा तो बहुत लाजवाब है और इससे परिवर्तन क्या है। तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि देखिए, मुद्दा बहुत अच्छा है, राम मनोहर लोहिया का भी मुद्दा अच्छा था, गांधी का भी मुद्दा अच्छा था। उन सभी लोगों से सैकड़ों लोगों में बदलाव आ गया। मेरे समझाने से एक व्यक्ति में भी बदलाव आ जाएगा, तो मैं इस लाइव सेशन का शुक्रगुजार रहूँगा, बिहार दस्तक टीम का मैं आभारी रहूँगा कि कोई हम मिनिमम पर बात कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति में भी अगर इस तरह का सुधार आ जाए कि डेमोक्रेसी में आपका वोट डस्टबिन में न जाए, इस तरह का अगर सुधार आ जाए, तो मैं मानूंगा कि हम लोगों का प्रयास जो है सो बहुत ही सफलतापूर्ण रहा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें बिहार दस्तक पर। आप सभी का